आज की मूवी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है जो एक बाप और उसकी मर रही बेटी की उन भावुक भरे पलों को बयां करती है। साथ ही ये कहानी आज हर किसी को रुलाने वाली है। साथ में टिश्यू लेकर जरूर बैठिएगा। मूवी स्ट्राइप सुनाने जा रही है 2020 की चाइनीज मूवी आई होप यू आर वेल, डायरेक्टर दूबिन। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। अब शुरू करती हूँ। मूवी की शुरुआत चाइना के एक छोटे से गांव से होती है जहां एक छोटे से घर में 7 साल की बच्ची और उसके बाबा रहते हैं। 7 साल की वोंग छोटी होने पर भी अपने बाबा की सारी परिस्थितियों को खूब अच्छे से समझती है। बारिश से टपकता हुआ घर, अच्छा खाना और पहनने को ना होने पर भी दोनों बाप बेटी साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वांग के बाबा बांस से बने टोकरियां और बाकी चीजें बनाकर उसे बाजार में बेचा करते और इसी से ही उनका गुजारा चल रहा है। गरीब होने पर भी जैसे तैसे करके वो अपनी बेटी वांग को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन स्कूल उसके घर से काफी दूर है। इसलिए वांग एकदम भोर अंधेरे में ही उठकर थोड़ा सा खाना खाकर और थोड़ा सा ही अपने टिफिन में भरकर एक टॉर्च को जलाते हुए अकेले ही कई घंटे लगाकर स्कूल को जाया करती। स्कूल पहुंचते पहुंचते अंधेरे से पूरा ही उजाला हो जाया करता। स्कूल में भी उसके क्लास के बच्चे उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते क्योंकि वो सारे बच्चे धनी परिवार से होते हैं और हमारी वोंग एक गरीब परिवार से। इसी के साथ वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, क्लास की टॉपर है। इसी वजह से सारे बच्चे गुस्से में उससे जलते हैं। पर वोंग को भी आम बच्चों की तरह ही क्लास की लड़कियों के हेयर बैंड, क्लिप्स, उनके कपड़े देखकर उसे भी खरीदने का मन किया करता। लेकिन वो अपने बाबा की परिस्थिति को अच्छे से समझती है। उसे पता है कि उसके बाबा कितनी मेहनत करते हैं 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए। उसने अपने बाबा से कभी कुछ भी नहीं मांगा। एक दिन स्कूल में एक बच्चे ने उसका टिफिन जानबूझकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। बेचारी वोंग का वही दिन भर का खाना है। रोते रोते वो वही जमीन पर पड़ा खाना अपने टिफिन बॉक्स में दोबारा भरने लगी। और कभी कभी घर पर मांस बनने से भी बाबा सारा मांस अपनी बेटी को दे दिया करते और कहते, मुझे मांस ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए तुम ही खाओ बेटा। पर वोंग भी अपने बाबा की बातों को समझ जाती और उन्हें ये कहकर धमकाती कि अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बस वो दोनों बाप बेटी ही तो साथ है जो एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की आशा है। एक रात लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से उनके घर की छत टपकने लगी। वांग पानी टपकते हुए जगह पर बर्तनें रखते हुए बोली, बाबा अब तो छत से पहले से भी ज्यादा पानी टपकने लगा है। बाबा बोले, बस कुछ दिनों बाद ही बाजार में सेब बेचकर मैं घर की मरम्मत भी कर दूंगा बेटी। अब कुछ दिनों बाद वांग की स्कूल की छुट्टी है। आज वो भी बाबा के संग बाजार में सेब बेचने आई है। थोड़ी देर बाद गाड़ी से एक महिला निकलकर वोंग को 1 किलो सेब देने को कहा। ये सुनकर अब वोंग अच्छे अच्छे सेब तराजू में रखने लगी, लेकिन बेचारी नन्ही वोंग के हाथों से तराजू के एक तरफ का बैलेंस बिगड़ा और गलती से रॉड उस महिला के चेहरे पर जोर से जा लगा। वो महिला भी गुस्से में वोंग को बच्ची न समझकर उसे जोर से थप्पड़ मारा और वहाँ से चली गई। ये देख वोंग के बाबा भी दौड़ते हुए वहाँ गया और चलाने लगा, मेरी छोटी सी बच्ची को क्यों मारा। लेकिन वो महिला उसे धक्का देकर बिना कुछ सफाई दिए ही गाड़ी से चली गई। अब यहाँ शायद जोर से थप्पड़ की वजह से वांग के नाक से खून बहने लगा जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। डर के मारे वांग के बाबा उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उसके हल्के इलाज के साथ उसे वापस घर भेज दिया। घर आकर वांग चुपचाप बैठी को सोच रही है। उसके बाबा ने उसे खाना खाने को बुलाया। क्यों ऐसे चुपचाप बैठी हो, वांग के बाबा के पूछने पर निराश होकर वांग ने कहा, बाबा आज मेरी वजह से उस आंटी को कितने जोर से लगा होगा ना, मुझे कितना बुरा लग रहा है बाबा। अगर कभी मैं उस आंटी से दोबारा मिली तो मैं उनसे माफी मांगूंगी। वांग के बाबा ने कहा, बेटी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो अनजाने में की गई गलती है। उसे समझाने लगा, मगर यह वांग को आज के लिए अभी भी बुरा लग रहा है। अब अगली सुबह जब वांग मुंह धोने गई तो देखा कि उसके नाक से दोबारा से खून बह रहा है। वो खून को साफ कर अपना होमवर्क करने बैठ गई। होमवर्क करते हुए थोड़ी देर बाद घड़ी घड़ी उसके नाक से दोबारा से खून बहने लगा। अब यहाँ बाजार से वापस घर लौटकर वांग के बाबा ने अपनी बेटी के नाक से बहते खून को देख डर के मारे तुरंत उसे अस्पताल ले आया। चेकअप करते समय डॉक्टर वांग के पूरे शरीर भर में छोटे छोटे लाल दाग देखकर गंभीर होकर कहा, मामला थोड़ा सीरियस है, तुम इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाओ। अगले दिन ही दोनों बाप बेटी शहर के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ अस्पताल पहुंचकर वांग के नाक से खून बहते ही चले जा रहा है।
अपनी बेटी की वैसी हालत देखकर टिकट के लाइन में खड़े उसके बाबा से और संभाला नहीं जा रहा। उन्हें घबराहट हो रही है। तभी वहाँ एक नर्स ने, जिसका आज उस अस्पताल में काम का पहला दिन भी है, वांग की ये हालत देख उसके बाबा को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाने को कहा। अब डॉक्टर का वांग को चेकअप करने पर पता चला कि असल में उसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा। उसे आज ही अस्पताल में भर्ती करने की सलाह भी दी गई और साथ ही इलाज के लिए लगभग 3 लाख युआन लगेगा, जिसका भी बंदोबस्त जल्दी करने को डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बातें सुनकर तो मानो वांग के बाबा के ऊपर बिजली आ गिरी, क्योंकि एक मामूली इंसान कहां से इतने भारी भरकम पैसों का इंतजाम कर सकेगा। इसके लिए पूरी उम्र भी निकल जाएगी उसकी। अब वांग के बाबा ने गांव से अपनी दीदी चिहुआ को अस्पताल बुला लिया। वांग का ख्याल रखना कहकर वो वापस गांव पैसों का बंदोबस्त करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो अपने दोस्त के पास जाता है, जहां वो अपने मन की व्यथा, अपने दुख दोस्त को बताता है। कैसे मैं अपनी बच्ची को बचा पाऊंगा, कहते कहते वो रो पड़ा। दोस्त ने अपने पास बचे थोड़े मोड़े जितने भी पैसे थे वांग के बाबा को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो गोहुआ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद गोहुआ गांव में जिस जिस को भी जानता है उन सब के पास मदद मांगने के लिए गया। गांव के लोग जो मन से अच्छे हैं, उनके पास जितनी क्षमता है उतने पैसे देकर वो गोहुआ को सहयोग करते हैं। लेकिन पैसे थोड़े से ही जमा हो पाए हैं, जिसके बाद वो गांव के अमीर व्यापारी दाफू के घर जाकर अपनी बेटी की हालत बताकर उससे पैसे उधार मांगता है। लेकिन उस वक्त दाफू अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है। उल्टा दाफू के एक साथी ने गोहुआ को, तू मेरे पीछे खड़ा है इसीलिए आज मैं हार रहा हूँ, कहकर सुनाने लगा। अब इसके बाद दाफू ने गोहा से कहा, मेरे पास अभी कोई भी पैसे नहीं है, देख सारे पैसे मैंने बिजनेस में लगा दिए हैं, कहकर जबरदस्ती उसे वहां से भिजवा दिया। बेचारा गोहुआ भी लाचार मजबूर होकर रोते हुए अपने उसी दोस्त के पास वापस आ गया। जरूरत पड़े तो अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं अपने घर को भी बेच दूंगा, वो अपने दोस्त से कहने लगा। तभी उसके दोस्त ने उसे समझाया, देखो गोहुआ, घर बेचने पर भी तुम इलाज के लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाओगे, और इसके बाद अगर तुम अपनी बेटी को ठीक करके घर भी लेके आ गए तो तुम उसे कहाँ पर रखोगे? रहने के लिए एक छत तो चाहिए। तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच विचार करना गोहुआ, उसके दोस्त ने उसे सुझाव दिया। इधर दूसरी तरफ अस्पताल में वांग ने बगल के ही बेड में अपने ही जैसे एक बीमार बच्चे से घुल मिलकर बातें करना भी शुरू कर दिया। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उस बच्चे के बाबा एक पेंटर है जो अस्पताल में ही बैठकर पेंटिंग बनाया करते। ये देखकर एक बार वांग ने पूछा, अंकल आप यहाँ भी पेंटिंग क्यों बनाते हो? उस आदमी ने कहा, ताकि इसे बेचकर मैं बहुत पैसे कमा सकूं। और ये सुनकर वांग बोल पड़ी, अंकल मुझे भी ड्राइंग बनाना सिखाओ ना, ताकि मैं भी उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। इसके बाद अंकल खुद से ही रंग लाकर वांग को ड्राइंग बनाना सिखाते हैं। वांग बोली, अंकल मैं पहले शहर बनाना सीखूंगी। क्यों, पहले शहर क्यों बनाना चाहती हो बेटा? अंकल के पूछने पर, शहर के बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग तो बहुत खुश रहते हैं ना, कहते हुए वो ड्राइंग बनाने लगी। अब यहाँ गांव में वांग के बाबा गोहुआ पैसा पूरा न होने पर रात रात भर जागकर अपना काम करता रहता और सुबह सुबह उठकर घर में बेचने वाले सभी सामान को लेकर बाजार में बेचने को लेकर जाता। वहाँ जिससे कि उसके सारे सामान बिक्री हो जाए, वो सारे सामानों के दाम कम रखता है, लेकिन फिर भी उसके सामान बिक्री नहीं हो रहा। एक लाचार बाप आंखों में आंसू लिए चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को उसके सामान लेने को बुलाने लगा। अब कुछ दिनों बाद वह अस्पताल अपनी बेटी से मिलने आया। इतने दिनों बाद अपने बाबा को देखकर खुश होती वांग ने अपना बनाया हुआ अभी अभी का ड्राइंग बाबा को दिखाया। ये मुझे अंकल ने बनाना सिखाया है बाबा, और पता है बाबा अंकल ने क्या कहा है कि इन ड्राइंग्स को बेचकर ढेरों पैसे मिलेंगे। मैं भी ढेर सारे ड्राइंग्स बनाऊंगी और उसे बेचूंगी, और उस पैसे से हम अपना घर बनाएंगे, ठीक है बाबा? वांग खुश होते हुए अपने बाबा से कहती है। गोहुआ भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है बेटी। अब वांग के बाबा, मेरे इलाज में बहुत पैसे लगेंगे ना, पूछने पर बेचारा गोहुआ बेटी को समझाते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा के पास बहुत सारे रास्ते हैं। मगर उसका दुखी चेहरा सब कुछ बयां कर दे रहा है। अब गोहुआ कोई रास्ता न पाकर एक बैंक के सामने खड़े होकर वहां पैसे चोरी करने के बारे में सोचने लगा, और फिर एक महिला के पीछे पीछे वो जाने लगा। लेकिन उसका साफ मन ये चीज करने को नहीं मानता। इसके बाद अब उसे न दिन न रात, उसे जो काम जैसा काम भी मिलता वो वही काम करता। लेकिन इतना मर मर के काम करने पे भी बेटी के इलाज के लिए पैसे ही न जुटने पर वो एक बार फिर से दोबारा गांव के धनी आदमी दाफू के पास आया है और पैसे के लिए
उसके सामने रोते गुड़गुड़ाते हुए भीख मांगने लगा। मेरा विश्वास करे, मैं जैसे भी करके आपका पैसा चुका दूंगा, और अगर मैं मर भी गया तो मेरी बेटी बहुत होशियार है, वो बड़े होकर पैसे कमाकर आपके सारी कर्जे चुका देगी। लेकिन दाफू उसे किसी भी हाल में पैसे देने को राजी नहीं होता, और ये सारा कुछ दाफू का बेटा चुपके से देख रहा है, जो वांग के साथ ही उसके क्लास में पढ़ता है, और ये वही लड़का है जो वांग को स्कूल में परेशान किया करता है। यहाँ गहुआ के दाफू के सामने इतनी विनती करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो बोला, मैंने एक गुंडे को कर्जा दिया है, अगर तूने उस गुंडे से वो पैसे निकलवा लिए तो वो सारे पैसे तू ले जाना। ये सुनकर गहुआ खुश हो गया और रोते हुए धन्यवाद दाफू, धन्यवाद कहता रहता है। अगले दिन पैसे उठाने गहुआ उन्हीं गुंडों के पास पहुंचा, लेकिन वहां गुंडा उसे अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाता है कहते हुए उसे उल्टा मारने पीटने लगे। कुछ देर के लिए वो बेचारा वही बेहोश हो गया। कुछ समय बाद दोबारा उठकर अपनी बेटी से मिलने वो अस्पताल पहुंचा। बाबा के चेहरे पर चोट के निशान देख, क्या हुआ बाबा? वांग ने पूछा। कुछ नहीं बच्ची, मैं गिर गया था, गहुआ ने कहा। लेकिन जब वो अपना बनाया हुआ ड्राइंग्स बाबा को दिखा रही होती है, तब उसने बाबा के हाथों में जगह जगह जख्म और फूला हुआ देखा। गहुआ उसे छुपाने की कोशिश करने लगा, मगर वांग छोटी होने पे भी सारी बातें समझती है। वो बाबा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अब कुछ दिनों बाद गहुआ की दीदी अपने भाई की ऐसी हालत ना देख सकने पर अपने भाई से वांग को यही छोड़कर तू वापस गांव चला जा, लावारिस है जानकर अस्पताल वाले तो खुद इसका इलाज कर देंगे ना, कहने लगी। मगर गहुआ ऐसा करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। उल्टा दी को समझाते हुए, आपको तो सभी बातें पहले से पता है, वांग को एक बार पहले ही उसके माँ बाबा छोड़कर जा चुके हैं, और अब फिर से मैं भी ऐसा करूंगा तो उसका बहुत दिल दुखेगा। इससे अच्छा मैं उसका बिना इलाज करवाए ऐसे घर ले जाऊंगा और उसके मरने के दिन तक का इंतजार कर बैठा रहूंगा। दरअसल वांग गहुआ की अपनी संतान नहीं है, वांग उसे जंगल के रास्ते में पड़ी मिली थी। उस दिन के बाद से ही वो सुख दुख में उसे अपनी बेटी ही बनाकर पालने लगा। इतना ही नहीं, ये सारी बातें वांग को भी मालूम है, इसलिए दोनों बाप बेटी इस अकेले संसार में एक दूसरे की बैसाखी बने हुए हैं। अब अंदर कमरे में जाकर देखा तो वांग रोते हुए ड्राइंग बना रही है। अपने बाबा को अंदर आते देख वो बाबा को ड्राइंग दिखाते हुए बोली, बाबा देखो ना, मैंने हमारा एक घर बनाया है जिसकी छत बारिश में कभी नहीं टपकेगी। गहुआ भी अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटी तुम्हें आज? बाबा मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मेरे खुद के माँ बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, और मेरे जैसे अभागिन बदकिस्मत वाली ऐसा इलाज नहीं करवा सकती, मुझे मरने दो बाबा, अब अपने घर चलते हैं ना बाबा। कहते कहते एकदम से रोते हुए वो अपने बाबा के कसकर गले लग गई। उसकी बातें सुनकर कमरे में जितने भी लोग थे वो सभी रोने लग गए। उसी दिन गहुआ ने टॉयलेट में किडनी बेचने की जगह का एक नंबर लिखा हुआ देखा। वो तुरंत उस नंबर पे फोन लगाकर उस आदमी से भी जा मिला। उस आदमी ने उसे किडनी के बदले में 3 लाख युआन देने की बात रखी और उससे अभी थोड़े पैसे बुक करने को मांगा। काम हो जाने पर उसे बाकी के सारे पैसे मिल जाएंगे। अब इतने पैसे तो गहुआ के पास है नहीं, तो अपनी किडनी ही बेचकर सही अपनी बच्ची का इलाज करने का सोचकर उसने अपने पास बचे पैसों में से भी थोड़े से पैसे सिक्योरिटी के हिसाब से उस आदमी को दे दिए और वापस अस्पताल आ गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि उसकी बेटी अपने कमरे में ही नहीं है। सभी लोग मिलकर वांग को वहां खोजने लगे, पर वांग उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही। उसे ढूंढते ढूंढते आखिर में वो अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठी हुई दिखी, जहां उसने अपने बनाए उन्हीं सभी ड्राइंग्स को बेचने के लिए रखा है। उसे ऐसी हाल में देख सभी भावुक उठे। अपने बाबा को वहां देख, बाबा इसे बेचकर मिले पैसे से अपना घर बनाएंगे, हाँ, कहने लगी। उस बेचारी बच्ची की ऐसी बातें सुनकर तो कोई भी अपने आंसू रोक ही ना सका। गहुआ ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे हैं, और वो भी उसके संग संग रोने लगा। अब अगले दिन गहुआ उस किडनी खरीदने वाले आदमी के पास गया तो पाया कि वो आदमी तो वहां से गायब है और उसके दिए हुए सिक्योरिटी के पैसे भी वो लूट कर भाग चुका है। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी हर बार उसे निराशा हाथ लगती और अपनी बेटी को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखने पर बिना इलाज किए ही वो उसे वापस अपने घर ले जा रहा है। रास्ते में वांग ने कहा, बाबा मुझे एक हेयरबैंड खरीद देना ना, और मेरी एक तस्वीर भी खींच देना। अगर मैं मर गई या मेरी याद आई तो आप मेरी वही तस्वीर देखना। अपनी बेटी की ऐसी भावुक भरी बातें सुनकर गहुआ का दिल दर्द से कढ़ा उठा कि वो एक मजबूर और लाचार पिता है। इसके बाद बाजार पहुंचकर उसने वांग को उसी की पसंद का हेयरबैंड खरीद दिया
और साथ ही एक तस्वीर भी खिंचवाई। दोनों घर पहुंच गए। रात में सोते वक्त वांग ने कहा, बाबा मेरे मरने पर मुझे उस वाले पहाड़ पर गाड़ देना, ताकि मैं वहां से आपको हमेशा देखती रह सकूं और आप भी मुझे देख सको। अपनी नन्ही सी बेटी की ऐसी बातें सुनकर वो अपने आंसू और थाम न सका और खूब रोने लगा। अब यहाँ अस्पताल में जो नर्स वांग की देखभाल कर रही होती है, वो रोते रोते वांग की सारी बातें अपनी दीदी को बताती है, जो कि एक रिपोर्टर है। इसके बाद उसके अगले दिन ही दोनों बहनें गोहुआ के गांव उसके घर खोजते हुए पहुंचे और दोनों बाप बेटी का इंटरव्यू लेते हैं। गोहुआ ने इंटरव्यू में वांग के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो उसे 7 साल पहले मिली थी। अब रिपोर्टर ने उनकी कहानी एक पत्रिका में छाप दी और इन बाप बेटी की कहानी पूरे शहर भर में फैल गई। यहाँ तक कि उनकी कहानी को टीवी पर भी दिखाया जाने लगा। अब इसके बाद वांग को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसके लिए शहर के अधिकतर लोगों ने पैसे भी उठाने शुरू कर दिए और खबर फैलने के कुछ दिन बाद अस्पताल वाले वांग को लेने गांव पहुंच गए। यहाँ उनका इंटरव्यू हर जगह दिखाया जाने लगा। जहाँ गोहुआ को पीटने वाला उसी गुंडे ने भी उनकी कहानी सुनी। उसका मन भी भारी हो गया और अपने किए पर पश्चाताप करने के लिए वो भी पैसे देकर वांग के इलाज में सहयोग करता है। यहाँ गांव का सबसे धनी आदमी दाफू को भी उसका बेटा रोते रोते कहता है, मेरी दोस्त की मदद करे ना बाबा, और वो भी वांग को पैसे देकर आखिर में मदद करता है। अब वांग के बारे में लगभग पूरे देश को ही पता चल चुका था, इसलिए अलग अलग जगह से वांग से मिलने के लिए लोग आया करते। एक दिन डॉक्टर ने आकर कहा, वांग अब से तुम्हें सुई लगाना होगा और तुम्हें थोड़ा सा दर्द भी होगा। जिस पर वांग ने कहा, अगर इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो डॉक्टर में जितना भी दर्द हो सब सहन कर लूंगी। बच्चा होने पर भी वांग के एक समझदार इंसान की तरह बातें करने पर डॉक्टर भी हैरान रह गई। और सही में जब वांग की रीढ़ की हड्डी से पानी निकालने और गले में सुई लगाते वक्त उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। वो बस अपने बाबा के लिए सारी पीड़ा को सहती रही। वांग की न्यूज तो हर जगह फैल चुकी है। एक बार जिस महिला ने उसे सेब खरीदते वक्त उसे जोर का थप्पड़ मारा था, उसे भी न्यूज देखकर वांग के बारे में पता चला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वांग से मिलने वो अस्पताल आ पहुंची। लेकिन वहां आने पर भी वो वांग का सामना नहीं कर पा रही। उसने एक खत के जरिए माफी मांगते हुए उसके लिए लाए गए फलों की टोकरी वांग के कमरे के बाहर छोड़ दिया और साथ ही वो कुछ पैसे भी डोनेट करके वहां से चुपचाप चली गई। इस खत को पढ़ने के बाद गोहुआ समझ गया कि ये खत किसने लिखा है और अपनी बेटी से उसने माफी मांग ली है कहते हुए हल्की सी मुस्कान भरता है। अब कुछ हफ्तों बाद वांग की सेहत में केमोथेरेपी की वजह से सुधार आ रहा है और यहाँ अस्पताल में भी वांग जैसी एक प्यारी बच्ची से सभी को प्यार हो गया। इतनी प्यारी बच्ची को कौन प्यार करना नहीं चाहेगा। कीमोथेरेपी की वजह से वांग के सारे बाल भी झड़ चुके होते हैं। ऐसे ही एक एक कर दिन कटने लगे और एक दिन डॉक्टर रेगुलर चेकअप करते वक्त वांग से पूछती है, बच्ची तुम मेरी बेटी बनना चाहोगी? जिस पर वांग की आंखों से यूं मोटे मोटे आंसू झड़ने लगे, क्योंकि माँ का प्यार कैसा और क्या होता है उसे कभी मालूम ही नहीं था। और कोई अगर आकर उसे कहे कि आज से मुझे माँ कहना, तो कोई भी भावुक हो जाएगा, और वो तो बस एक बच्ची है। एक दिन वांग के अपने रूम में बैठकर ड्राइंग बनाते वक्त डॉक्टर बोली, इतनी ठंडी में तुमने अपने पैरों में मोजे क्यों नहीं डाली है बेटी? मेरे पास मोजे ही नहीं है माँ, एक ही है जो कि फटे हैं, जिससे मेरे पैर गर्म ही नहीं होते। वांग उन्हें कहती है। डॉक्टर बोली, मैं ला दूंगी ना, और क्या क्या चाहिए तुम्हें? पूछने पर वांग बताने लगी, मुझे एक जोड़ी लाल रंग के जूते और सफेद मोजे ला देना, जिसे पहनकर मैं परी जैसी लगूंगी। तुम सच में एक एंजल ही हो मेरी बेटी, कहते हुए डॉक्टर ने उसे ला देने का वादा कर वहां से चली गई। और कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन डॉक्टर ने वांग के पापा को बुलाकर कहा, वांग के बोन मैरो के लिए हमें एक डोनर की जरूरत है जो वांग के बोन मैरो से मिले, और ये 50-60 हजारों में 1-2 के साथ ही मैच करता है। इसी वजह से डोनर के मिलने की संभावना बहुत ही कम है। तुम वांग के माँ बाबा या उसके परिवार में से कोई भी हो तो उसे जितना जल्दी हो सके ढूंढो, क्योंकि उनके मैच के चांसेस बाकियों से ज्यादा है। अब इसके बाद गोहुआ लगातार गांव के ओर छोर में जाकर उसने वांग के माँ बाबा की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन वांग के परिवार का कोई अता पता ही नहीं चल पाया। यहाँ अस्पताल में वांग बाहर ताज़ा हवा में टहलने निकली है। वहाँ उसने एक बच्चे को व्हीलचेयर पर बैठे आंखों में पट्टी बांधे हुए देखा। उसने नजदीक जाकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे ठीक होने के लिए आंखों का डोनर चाहिए। उसकी बातें सुनकर वांग कुछ देर तक
वहीं खड़े कुछ सोचने लगी। अब उसके अगले दिन उसके क्लास के सभी बच्चे उससे मिलने अस्पताल आए हैं। उसे क्लास में परेशान करने वाला बच्चा भी उसके पास आकर कहने लगा, मुझे माफ कर देना वोंग। उसे माफी मांगता देख वोंग भी हंसते हुए उसके साथ मजाक करने लगी। अब ऐसे ही वोंग के लिए बोन मैरो डोनर खोजते खोजते काफी समय गुजर चुका है। वोंग की सेहत अब धीरे धीरे बिगड़ने भी लगी है। एक दिन रात में सोते वक्त अचानक से उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। डॉक्टर के चेक करने पर पता चला कि वो अब एकदम ही कमजोर हो चुकी है और वांग के बाबा से उसके खान पान का खास ध्यान रखने को कहा। जो भी मिले उसे वो खिलाने को डॉक्टर ने मना किया। उसकी स्थिति अब बहुत ही नाजुक हो गई है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने को तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर वांग के बाबा का दिल एक बार फिर से बैठ गया। उन्हें बेचैनी होने लगी। अगले दिन डॉक्टर वांग से बातें कर रही होती है। कुछ देर बातें करने के बाद वांग ने अपने मन की सारी बातें, सारे सपने वो सुनाने लगी। मैं बड़े होकर खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और इसी शहर में आकर यहाँ के एक बड़े से घर में मुझे बाबा के साथ खुशी खुशी रहना है। मुझे बाबा को हमेशा मीठा मीठा तरह तरह के खाने खिलाने का मन है और उन्हें कभी दोबारा बांस का काम न करना पड़े, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। वांग की ये सब बातें करते वक्त गोहुआ भी दरवाजे के बाहर अपनी बेटी की सारी बातें सुनता है और वो सुनकर खूब रोने लगा। खुद को संभालना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ वांग ने आगे कहा, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, लेकिन बाबा से मत कहना। माँ, असल में मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने बाबा के साथ खुशी खुशी गाना गाते हंसते हुए रह सकूं, जिंदगी बिता सकूं। ये सुनकर तो अब डॉक्टर की भी आंखें भर आई और उसने वांग को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद कमरे में जब नर्स आई तो वांग ने एक खत उसे थमाते हुए कहा, ये खत आप रिपोर्टर दीदी को दे देना मेरे मर जाने के बाद। अब कुछ दिन और गुजरने के बाद वांग की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने की वजह से डॉक्टर ने उसे 24 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं दिया होता है। पर वो तो एक छोटी सी बच्ची है। एक दिन उसने अपने बगल के बेड पर बीमार उसी बच्चे का बचा थोड़ा सा खाना खा लिया और खाने के अगले ही पल उसका जोरों से पेट दर्द देने लगा। इसके बाद उसे तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए ले जाते वक्त वो अपने बाबा को बस जी भर कर देखती है। इधर ओटी में वांग डॉक्टर के कानों में चुपके से बोली, सॉरी माँ, आपके मना करने पर भी मैंने थोड़ा सा रामेन खा लिया था। आपकी बात नहीं सुनी मैंने, और अगर मैं ऑपरेशन के वक्त मारी गई तो आप मेरी आंखें किसी को दान कर देना। इतना कहते ही वांग ने एक लंबी अपनी आखिरी सांस भरी और वो भगवान को प्यारी हो गई। उसकी मृत्यु ने सभी की आंखें नम कर दी और इस दुखद घटना को खबर में भी दिखाया गया। हर एक इंसान उसकी मौत की खबर सुनकर रो पड़ा। अब वांग का वही खत नर्स ने रिपोर्टर को थमाया, जिसे वांग ने अपने मरने के बाद ही देने को कहा था। वांग ने लिखा है, दीदी, जब तक आपको ये खत मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, लेकिन मैं हमेशा आपसे अपने सपने में मिला करूंगी। मेरी जिन्होंने भी मदद की है उन सबको मेरा धन्यवाद कह देना और मेरे इलाज के बचे हुए पैसे से मेरे जैसे और भी गरीब बीमार लोगों का उपचार करने में सहयोग करना। मेरे अकेले रह गए बाबा का ख्याल करने वाला अब कोई ना होगा। बीच बीच में मेरे बाबा की भी देखभाल कर देना। दीदी, आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। वांग का वो आखिरी लिखा खत पढ़कर वो खूब रोने लगी। अब वांग को अंतिम विदा किया जा रहा है, जहां उसे उसके कहे मुताबिक ही कपड़े पहनाए गए हैं और उसकी आंखें भी डोनेट हो चुकी है। अब गोहुआ अपनी बेटी की अंतिम विदाई में उसका वही पसंदीदा हेयरबैंड लगाते वक्त बहुत रो रहा है। वहां मौजूद सभी बाकी लोग भी वांग को याद करके रो रहे हैं। वांग की आत्मा की शांति के लिए अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग उसे अंतिम विदाई देने को आए हुए हैं और उसके इच्छा अनुसार ही उसके इलाज के बचे पैसे भी उसी के जैसे बीमार बच्चों पर खर्च किया जाता और उन बच्चों को वांग की वजह से एक नया जीवन तोहफे के रूप में मिला। वो सभी बच्चे भी वांग के इस दरियादिली को याद कर उसका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी है। वांग के 9 साल की उम्र में ही 2005 में मृत्यु हुई थी। उसे जिंदा रहने का तो बहुत मन था। उसे अपने बाबा के निस्वार्थ प्यार का ऋण चुकाने का मौका ही नहीं मिला और साथ में अपने बाबा को खुश रखने का सपना भी अधूरा रह गया। पर वो जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी दिल से कामना है।
इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।